मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं नेपाल के और खास करके मध्य के चर्चित नेता श्री उपेंद्र यादव की। अगर हम मध्य की बात करें तब और पहाड़ की बात करें तब सबके जुबान पर उपेंद्र यादव का नाम छाया हुआ है। कोई इनके पक्ष में और कोई विपक्ष में। स्वाभाविक है, सत्ताधारी वर्ग इनसे खुश नहीं है। वहीं मध्य में इनके पक्ष में एक लहर आ गया है। अब ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कल तक उपेंद्र यादव के खेमे से बाहर थे, उनका नाम नहीं सुनना चाहते थे, और वह भी अब उपेंद्र यादव का प्रशंसा करने में लगे हैं। जिनका ट्यूनिंग उपेंद्र यादव से नहीं मिलता था, अचानक ट्यूनिंग उपेंद्र यादव से मिलने लगा है। तो आखिर क्या बात है? उपेंद्र यादव ने कौन सा जादू कर दिया है कि आज सबका ट्यूनिंग उपेंद्र यादव से मिलने लगा है? हाँ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण कुछ राजनीतिक नेता लोग नहीं चाहते होंगे, लेकिन अभी उपेंद्र यादव छाए हुए हैं मध्य में। इसका अब कारण क्या है, आज हम लेखा जोखा इसी पर करेंगे। क्या उपेंद्र यादव को जो उन्होंने केपी शर्मा ओली की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, यही कारण है? और ये समर्थन अगर वापस लिया तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्यों उपेंद्र यादव ने अचानक और उनकी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जो सरकार के समर्थन में थी वापस ले ली? 2 दिन पहले तक जो बात हो रही थी उसमें तो ओली साहब दिख रहे थे, इनको खुश करने में लगे हुए थे, और ये चर्चा आ रही थी कि उपेंद्र यादव अब सत्ता में जाएंगे। उपेंद्र यादव जी की कुछ पुरानी गतिविधि को अगर देखा जाए तो अभी भी कुछ लोग को विश्वास नहीं हो रहा है कि सभी पूछ रहे हैं जो वास्तव में समर्थन वापस ले लिए हैं। ये विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि उपेंद्र यादव जब भी सरकार के पास सरकार से वार्ता करते हैं तो एक बात तो मानी जाएगी कि बार्गेनिंग क्षमता उपेंद्र यादव में सबसे ज़्यादा है, कोशिश करते हैं। अब पता नहीं 1 साल तक ये सरकार को समर्थन क्यों देते रहे। जिस सरकार ने, जिस केपी ओली ने इनकी पार्टी को 2 भाग कर दिया, इनके सांसद संख्या को आधा कर दिया, उसी केपी ओली सरकार को ये समर्थन दे रहे थे। और इनसे जो निकले हुए जो सांसद थे, वो सांसद अभी सत्ता में मौजूद है और उस सत्ता में रहकर सभी मंत्री पद खा रहे हैं। तो ये उपेंद्र यादव को भी अब सोचना पड़ेगा कि आखिर इनकी पार्टी विभाजित क्यों हुई थी। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन फिलहाल मैं केंद्रित करता हूं कि क्या ये मंत्री पद नहीं मिला इसलिए उपेंद्र यादव समर्थन वापस ले लिए, या इसके पीछे और भी कुछ कारण है? तो इस पर हम बहुत गहराई से बात करेंगे। केवल मंत्री पद ही कारण नहीं हो सकता है। जैसा कि अभी आपको बतावें कि आखिर जसपा नेपाल सरकार से जो समर्थन वापस लिया है तो इसका क्या असर पड़ सकता है। एक विश्लेषण में आया है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है ये वापस लेने से, और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ने औपचारिक रूप से जो समर्थन वापस लेने की घोषणा की है, यह निर्णय सिर्फ संख्या के लिहाज से नहीं बल्कि सरकार की वैधानिकता, नीति निर्माण और राजनीतिक स्थायित्व के लिए एक चुनौती बढ़कर आया है। क्योंकि ये अचानक
उपेंद्र यादव जी अलग हुए हैं। और यही नहीं, मैं बता दूं कि उपेंद्र यादव सत्ता से अलग हुए हैं और उसके एक दिन बाद ही उन्होंने जो बातचीत की है, उन्होंने सरकार पर ऐसा प्रहार किया है जो पिछले दिनों से चुप्पी साधे हुए थे, तो लग नहीं रहा है कि ये उपेंद्र यादव बोले हुए। उनका जो अभी वायरल हो रहा है यहाँ मधेसी मीडिया और यहाँ नेपाली मीडिया में, वह है कि 2 दिन पहले उन्होंने एक व्यंग्यात्मक शैली में केपी शर्मा ओली को बा कहकर संबोधन किया है। उनका संकेत बा, उनका कहना था कि जब तक बा का वर्चस्व रहेगा तब तक उनके संगोत्री अर्थात उनके नज़दीकी या जातीय साझेदारों को ही काम मिलता रहेगा और उन्हीं को भी भ्रष्टाचार से भी बचाया जाता रहेगा। ये बात उपेंद्र यादव ने बा के प्रति कही है और बा का मतलब उनका व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से केपी शर्मा ओली ही आते हैं। उनका यह मानना है कि अब वो मधेश की बात जो लाए हैं, अभी एक मंत्री और है बलराम अधिकारी जिन पर कि आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार का, तो कहना यह है कि चूंकि वो बा के संगोत्री हैं इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। और एक मंत्री जो राजकुमार गुप्ता थे वो मधेसी थे, इसलिए उनको निकाल दिया गया है मंत्रिमंडल से। ये बहुत बड़ा आरोप उपेंद्र यादव ने लगाया है सत्ताधारी पर और उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि ये सरकार जब तक रहेगी, ये सत्ताधारी ओली साहब की सरकार जब तक रहेगी तब तक मधेसी, थारू, दलित या जनजाति समुदाय के ऊपर कार्रवाई होती रहेगी और इनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब आइए, मैं इनका जो समर्थन वापस लिया है इसका और क्या कारण है उसको मैं बता रहा हूं। केवल मंत्री पद ही कारण नहीं है। संसद में अब देखिए इसका असर क्या पड़ेगा। संसद में सरकार अब अल्पमत में है, जो खास करके अपर हाउस जिसको राष्ट्रीय सभा कहा जाता है उसमें तो सरकार बिल्कुल अब अल्पमत में चली गई है। आपको बता दें कि 3 सदस्य इनका था जनता समाजवादी पार्टी नेपाल का, वो अलग हो जाने के बाद अब उसमें कोई विधेयक पारित नहीं हो सकता है। प्रतिनिधि सभा में जसपा का 5 है और राष्ट्रीय सभा में इनका 3 सदस्य है और राष्ट्रीय सभा में आपको 30 सदस्य चाहिए विधेयक पास करने के लिए, जिसमें अब केवल 27 सदस्य ही रह गया है। तो अब कोई भी विधेयक पास कराना मुश्किल हो गया है और संविधान संशोधन तो अब बहुत ही दूर की बात रह गई है। जसपा ने 10-12 आरोप लगाकर अपना समर्थन वापस लिया है। अब कठिनाई तो बढ़ेगी। गठबंधन का संकट जो है ये दोनों का, उस पर जो अगर हम नज़र डालते हैं तो 1 वर्ष पूर्व कांग्रेस एमाले ने संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत बनाने की कोशिश की थी। वह अब इनका सपना चकनाचूर हो गया है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ओली सरकार के लिए ये खतरे की घंटी बज चुकी है और यह खतरे की घंटी, वो आगे तो बढ़ेंगे लेकिन घंटी टन टन उनको आवाज़ देती रहेगी। अब जसपा नेपाल का समर्थन वापसी केवल राजनीतिक दल की नाराजगी नहीं बल्कि यह एक संदेश है। जनता और जनप्रतिनिधि अब केवल सत्ता की साझेदारी से संतुष्ट नहीं है, उनको परिणाम मुखी रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट, बिना रिजल्ट का, बिना नतीजा का अब जनता देखना नहीं चाहती है। तो और एक धक्का तो यह भी लगा है कि आप संख्या के बल पर और बड़ा बड़ा पार्टी मिलकर अब जो चाहेंगे वो आपका नहीं चल सकता है। भले ही उपेंद्र यादव ने इतने दिनों तक चुप्पी
साधी थी, लेकिन जनता का प्रेशर ही उनको एक दबाव दिया है और उस दबाव के कारण उपेंद्र यादव अलग हुए हैं। नहीं तो बताया जा रहा था कि इनको उप प्रधानमंत्री और मंत्री देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनका शर्त था कि तुमको जो हम कहते हैं वो कहो। यहाँ पर उपेंद्र यादव इस बार अपनी बुद्धि से जरूर काम लिए हैं, चाहे उनकी अपनी बुद्धि हो, चाहे उनके राजनीतिक सलाहकारों का दबाव हो, जिसके कारण एक ऐसा निर्णय उन्होंने लिया है। हाँ, अब यह देखना यह है कि उपेंद्र यादव इस निर्णय को मधेश में किस तरह भजा सकते हैं। इनका सबसे ज़्यादा पकड़ मधेश पर है, इनकी पार्टी टूट गई है, अब उसको कैसे रिवाइव कर सकते हैं, ये सभी उपेंद्र यादव के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो सही तरीका से मधेश को पकड़ के आगे बढ़ें तो जो टूट कर गए हैं इनके मेंबर, वो कोई मतलब नहीं रखता है। और ये आगामी चुनाव फिर से 84 की चुनाव को अगर ये अपना एजेंडा बनाते हैं, ये अपने दिमाग में रखते हैं, तो ज़रूर इनके लिए यह पॉजिटिव हो सकता है। मित्रों, अब यहाँ पर एक बात उठकर बार बार आ रही है कि क्या उपेंद्र यादव जो समर्थन वापस लिए हैं, तो क्या सिर्फ मंत्री पद न मिलने की नाराज़गी है या कुछ और गहरी वजह है? मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। जो असली वजह है उसको मैं, और जिसको एक बनाया गया है, माध्यम बनाया गया है, मैं उसको आपके समक्ष रख रहा हूँ कि 2082 के श्रावण महीने की राजनीतिक सरगर्मी का केंद्र बना एक विवादास्पद भूमि विधेयक, जिसने सत्ता गठबंधन की नींव तक हिला दी थी। विशेष रूप से जसपा नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव द्वारा सरकार के समर्थन फिरता लिए जाने के निर्णय ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सिर्फ सरकार में भागीदारी या मंत्री पद न मिलने का परिणाम था, या इससे कहीं अधिक गंभीर कारण थे। जी हाँ, आइए मैं बात करता हूँ भूमि विधेयक के संबंध में, और इस पर गंभीर आपत्ति क्या था भूमि विधेयक, और उसमें क्या ओली सरकार करना चाहती थी। आपको बता दें कि ओली सरकार का यह भूमि विधेयक, जो कि उपेंद्र यादव और जसपा नेपाल का समर्थन वापसी का मुख्य कारण है, यह भूमि विधेयक, न कि मंत्री पद। विधेयक में सरकार द्वारा वन भूमि, सार्वजनिक भूमि और निकुंज क्षेत्र को अव्यवस्थित बसोबासी के नाम पर रियल एस्टेट कारोबारियों को सौंपने का और वन विनाश को वैधानिकता देने की कोशिश बताई जा रही है। सारा वन को खत्म करने की कोशिश ये बताया जा रहा है। तो उपेंद्र यादव का स्पष्ट कहना है कि यह विधेयक वन फरानी और भू माफिया को पालने का विधेयक है। हम इसे मौजूदा स्वरूप में किसी भी हालत में समर्थन नहीं दे सकते। यानी उनका विरोध सैद्धांतिक और पर्यावरणीय सरोकारों से जुड़ा हुआ है, न कि मंत्री पद से है। विधेयक वास्तव में बहुत ही खतरनाक है, जो कि संपूर्ण तराई वासियों के लिए एक बहुत खतरे की घंटी साबित हो रही है। विधेयक पारित करवाने में ओली सरकार ने इसको फास्ट ट्रैक का मार्ग अपनाया, जिसमें कि उपेंद्र जी ने स्पष्ट कर दिया कि यह कोर्स करेक्शन के बिना यह संभव नहीं है और हम इसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। यानी कि मंत्री पद से अधिक भूमि नीति का मुद्दा सामने में है। यह तर्क उपेंद्र यादव को मनचाहा मंत्री पद न मिलने के कारण उन्होंने समर्थन फिरता लिया।
आंशिक सत्य हो सकता है पर मुख्य कारण नहीं। ओली साहब तो बहुत कुछ दिखा रहे थे, वो मंत्री पद के लिए तो तैयार ही थे, सब चीज दे रहे थे, लेकिन यह नीतिगत रूप में भी सत्ता की भागीदारी को उपेंद्र यादव ने ठुकराया है और अपने में नीतिगत आरान कायम। अब अध्यादेश और विधेयक में उपेंद्र यादव का स्पष्ट कहना है कि अध्यादेश और विधेयक में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह अध्यादेश जब विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति थी उस समय लाया गया था, वही रखा गया था और उस अध्यादेश को अभी विधेयक का नाम बदलकर केवल प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें जरा सा भी चेंज नहीं है। इसलिए हम इस विधेयक के पक्ष में बिल्कुल ही नहीं समर्थन दे सकते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि यह विधेयक अगर पारित हो जाता है तो पूरा वन क्षेत्र, पूरा जंगल एरिया मरुभूमि हो जाएगा। तो क्या यह मरुभूमि बनाने के लिए हम इस विधेयक को समर्थन दें? तो इसी पर उपेंद्र यादव अपना आरान कायम रखे हैं। भविष्य की रणनीति क्या हो सकती है? अब वन रियल एस्टेट के खिलाफ विपक्ष में ये खड़ा रहेंगे। यादव ने खुद कहा है कि यह विधेयक नेपाल को ही मरुभूमि बना सकता है। यह घर जमीन कारोबारियों के लिए आयरन गेट है, वो खोलने की नीति है जो जसपा नेपाल के सामाजिक न्याय के सिद्धांत से मेल नहीं खाती। यह बयान उस राजनीतिक पार्टी की आदर्शवादी स्थिति को दिखाता है जो सत्तासीन होने से ज्यादा नीति आधारित राजनीति को प्राथमिकता देना चाहती है, कम से कम मुद्दे पर। उपेंद्र यादव का समर्थन फिरता लेना सिर्फ सत्ता में भागीदारी न मिलने की हताशा नहीं, बल्कि एक गंभीर नीतिगत असहमति है। भूमि विधेयक जिसकी आड़ में वन भूमि का दोहन और भूमाफियाओं को बढ़ावा देने का खतरा बताया जा रहा है, जसपा नेपाल की नीतिगत एक लाल रेखा है। इस घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया है कि नेपाल की मौजूदा राजनीति में सिर्फ संख्या नहीं, नीति, प्रकृति संरक्षण जैसे मुद्दा भी गठबंधन के स्थायित्व में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यह स्पष्ट अब दिख रहा है कि केवल सत्ता के आड़ में आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। सत्ता चलाने के लिए आपको जमीनी स्तर पर आना ही पड़ेगा और जो प्राकृतिक कारण है नेपाल का, अब जैसे चूड़े है, चूड़े विनाश हो रहा है, चूड़े खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आप जंगल खत्म कर दीजिएगा। तो आखिर क्या कारण है कि ओली सरकार ये भूमि विधेयक पास करवाना चाहते हैं? यह भी एक गंभीर कारण है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य छिपी हुई है कि केवल ओली साहब ही भूमि विधेयक पास करवाना चाहते हैं या इसके पीछे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउपा जी का भी हाथ है। जो भू माफिया के साथ काम किया है वो सभी अभी भूमि विधेयक पास कराने में आगे आगे चल रहा है। मित्रों, मैंने इस विश्लेषण को यहीं समाप्त किया। आपको कैसा लगा ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत करावें। आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।